बिल्कुल। एक बार फिर से मैं अपने दर्शकों को बता दूं, जो न्यूज़ इंडिया के दर्शक इस वक्त इस प्रोग्राम को देख रहे हैं, डॉक्टर बलवीर सिंह तोमर साहब भारत के चाइल्ड स्पेशलिस्ट हैं। बहुत लंबे समय से बच्चों के लिए काम कर रहे हैं, बच्चों के बारे में बहुत मामूली और बहुत गहराई से जानकारी देते हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि डॉक्टर साहब, चूंकि लंबे वक्त से आप बच्चों के लिए काम करते रहे हैं, तमाम लोगों के लिए आपने काम किया है, जो पेरेंट्स के अंदर डर था बच्चों को लेकर कि यार कोविड है, हमारे अंदर हो रहा है, बच्चों को दूर रख दिया गया, और जिस तरीके से आपने कहा कि बच्चों की इम्यूनिटी सिस्टम, इम्यूनिटी पावर बहुत मजबूत होती है, तो ऐसे पेरेंट्स को आप क्या एडवाइस देना चाहेंगे? देखिए, मैं उनको देना चाहूंगा कि एक वर्ड है वर्ड वैक्सीनेशन। वर्ड वैक्सीनेशन का मतलब होता है कि हम जो मास्क है उसको बोलते हैं कि वर्ड वैक्सीनेशन, यानी सारे बच्चे जो हमारे स्कूल जाते हैं या कहीं भी हैं उनको मास्क लगाएं। और दूसरा, कोविड एप्रोप्रिएट तरीका, यानी कोविड से जो बचाव का तरीका है, यानी वही मास्क, डिस्टेंसिंग, क्राउडिंग नहीं रखें और हैंड वॉशिंग रखें, ये टेक्निक अपनाएं तो मैं समझता हूं डरने की कोई बात नहीं है। और पेरेंट्स खुद वैक्सीन लगवाएं, अपनी सारी डोज पूरी करें, टीचर को डोज पूरी करवाएं, जो अदर हमारे स्टाफ मेंबर्स हैं स्कूल उनको पूरा कराएं। और बच्चों को सिर्फ जो कि वर्ड वैक्सीनेशन कहलाता है, जिसको कि हम अनदर वर्ड्स में कहते हैं कि मास्क, उसको लगा के भेजें, तो मैं नहीं समझता कि कोई भी बच्चों में डरने की बात है। एक बार फिर से हम ओमिक्रॉन का जिक्र कर लेते हैं। ओमिक्रॉन के जो कई केसेस हिंदुस्तान में मिल रहे हैं, बेंगलोर में मिले हैं, महाराष्ट्र में मिले हैं, दिल्ली में भी आए हैं, क्या इनका असर बच्चों पर भी पड़ सकता है? जैसा कि मैं बता चुका कि अगर किसी भी पॉपुलेशन की 70% आबादी अगर सीरो पॉजिटिव हो जाती है तो वो करीब करीब वो उसको हर्ड इम्यूनिटी कहते हैं। बच्चों में जून के महीने में जब कॉलेज बंद थे तब हमारे एक नेशनल हमारा सर्वे हुआ, हमारी कंट्री किया, उसमें मोर देन 50% बच्चे, छोटे बच्चों से लेकर एडोलेसेंस तक सीरो पॉजिटिव पाए गए। यानी उन्होंने घर में से इन्फेक्शन लिया या अपने साथियों से लिया या पेरेंट्स से लिया या कहीं और जिसके क्लोज आए लिया, और सीरो पॉजिटिव का मतलब होता है उनके अंदर वायरस गया और उन्होंने उससे लड़ने की क्षमता पैदा कर ली। इसलिए कोई समस्या की बात नहीं है। हमको सिर्फ कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर अपनाना है, बच्चों को मास्क लगा के भेजें, और बाकी जो उनको लोग एडल्ट संपर्क में आते हैं, एडोलेसेंस बच्चे हमारे हैं, उनको वैक्सीनेट करें, ये हमारी सलाह है उनको। और एक चीज़ और डॉक्टर साहब मैं आपसे समझना चाहूँगा, चूँकि कोरोना की पहली लहर में, दूसरी लहर में आपने बहुत अभियान चलाए, बहुत कैंप किए, बहुत लोगों को एडवाइस की, जो यहाँ पर मरीज आते थे, जो आपको फीडबैक मिलता था स्टाफ के ज़रिए, वो किस तरह के ज़्यादा मरीज आते थे? देखिए, फर्स्ट लहर और सेकेंड लहर में बहुत फ़र्क था। फर्स्ट लहर में तो ज़्यादातर लोग जो थे वो ओल्ड एज के थे, 60 प्लस, 50 प्लस या मोर देन 60 प्लस के लोगों ने इन्फेक्टेड हुए और उनको ऑक्सीजन कम हुआ, उनको हम बचा नहीं पाए और बहुत से लोग खत्म हो गए। लेकिन जो डेल्टा वेरिएंट सेकेंड वेव में आया वो बहुत ज़्यादा इन्फेक्शियस था, उसने उनको तो अफेक्ट किया ही, लेकिन 25 साल से 30 साल से 40 साल के यंग को भी अफेक्टेड डाला, बड़ा सीरियस था। लंग्स में सीवियर ऑक्सीजन डिफिशिएंसी हुई और उसके होने की वजह से लंग्स खराब हुए। जब बॉडी को ऑक्सीजन नहीं मिलती है तो उसको हम लोग बचाना मुश्किल हो जाता है। उसमें हमारी और भी कई समस्याएं रहीं, सभी लोग जानते हैं, एकदम बीमारी बढ़ गई, कुछ ऑक्सीजन कहीं कम पड़ी, कुछ ऐसी बातें हुई। हमारे डॉक्टरों ने, हमारे देश के नेताओं ने, हमारे प्रधानमंत्री जी ने पूरा प्रयास किया, हम लोग इससे लड़ के निकले तो सेकेंड वेव को हमने जीत लिया। ठीक है, बहुत से लोगों ने अपनी जान गंवाई, लेकिन वो जो आपका क्वेश्चन है कि ये सेकेंड वेव में यंग एडल्ट भी प्रभावित हुए, फर्स्ट वेव में नहीं था। थर्ड वेव की बात कर रहे हैं, अभी तक जो डाटा मिले हैं वो ये कह रहे हैं कि ये बहुत ज़्यादा कंटेजियस है, मतलब बहुत ज़्यादा फैल रहा है, इन्फेक्शस है, यानी मल्टीप्लाई कर रहा है, फैल रहा है, लेकिन इसमें अभी सिम्टम माइल्ड है। तो इसको बचने का उपाय क्या है? एक तो है कि जितना वैक्सीनेशन ड्राइव चल रहा है हमारे एडल्ट्स के अंदर उसको फास्ट बढ़ाएं, कोविड एप्रोप्रिएट हमारे जो गाइडलाइंस हैं उसको माने, डिस्टेंसिंग माने, भीड़ इकट्ठी नहीं करें, मास्क लगाएं, अपने हाथ धोएं, ये कोविड एप्रोप्रिएट जो हमारी गाइडलाइंस हैं उनको माने। इन सब को अगर हम करते रहेंगे तो कभी भी हमारे को ये थर्ड वेव में और तैयारी करनी चाहिए। जैसा कि हम देख रहे हैं हमारे हर अस्पतालों ने, हमारे देश के अस्पतालों ने,
हमारे आदरणीय प्राइम मिनिस्टर जी ने, हमारे आदरणीय ऑनरेबल हेल्थ मिनिस्टर साहब ने मीटिंग करके हमारे देश को सब तैयारी पूरी कर दी है। तो मैं नहीं समझता कि इस अगर थर्ड वेव आई भी तो हम उससे अच्छी तरह निपट लेंगे, ऐसा कोई भयंकर परिणाम नहीं आएगा। बिल्कुल डॉक्टर साहब, एक चीज़ और समझना चाहूँगा, जिस तरीके से पिछली बार हमारे देश में ऑक्सीजन की बहुत कमी रही, उसके बाद सरकार भी जागरूक हुई, प्राइवेट सेक्टर भी जागरूक हुए, बहुत सारे ऑक्सीजन के प्लांट्स लगे। मुझे लगता है कि सरकार ने भी और आम लोगों ने भी पहली और दूसरी लहर के बाद तीसरी लहर की बहुत ज़्यादा तैयारी कर रखी है। अलग अलग स्टेट, अलग अलग राज्य, अलग अलग सरकारें, चाहे वो केंद्र सरकार और राज्य सरकार है, वो भी तैयार हो गई। लेकिन एज ए प्राइवेट हॉस्पिटल आप लोग किस तरीके से तैयारी कर रहे हैं? किस तरीके से अगर तीसरी लहर आती है, ओमिक्रॉन का कहर अगर यहाँ बढ़ता है, तो आप लोग किस तरीके से उसको कंट्रोल करेंगे? देखिए, अभी तो इसमें ऑक्सीजन की कमी इस वाले वेरिएंट से नहीं हो रही है, लेकिन बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, हमारे सेकेंड वेव के बाद से आज तक में हमारी सरकार ने इतना ज़्यादा काम किया, हमारी भारत सरकार ने इतना काम किया, स्टेट गवर्नमेंट ने भी काम किया और अस्पतालों ने इतना काम किया कि उनके पास इस समय ऑक्सीजन को पैदा करने की, हवा से ऑक्सीजन बनाने की क्षमता बढ़ गई है। यानी अगर ऑक्सीजन सिलेंडर कम होते हैं तो भी हमारे पास ऑक्सीजन कंसंट्रेटेड प्लांट लग गए हैं। हर अस्पताल ने बड़े बड़े प्लांट लगा दिए हैं और इतनी ज़्यादा क्षमता पैदा करती है अपने अंदर कि हम लड़ाई के लिए अगर कोई बात आती है तो हम पूर्ण तैयार हैं। ऑक्सीजन सिलेंडर कम हो जाएंगे, लेकिन हर अस्पताल के पास, बड़े अस्पतालों के पास ऑक्सीजन कंसंट्रेशन इंस्ट्रूमेंट्स, औजार, उसकी मशीन लगी हुई हैं, तो इस तरह की कोई समस्या नहीं आएगी। मेरा आखिरी सवाल डॉक्टर साहब आपसे ही है, कोई ऐसी चीज़ है जो पहली लहर, दूसरी लहर या तीसरी लहर जो आ रही है, इससे मुतालिक कुछ हमारे दर्शकों को एडवाइस या कुछ सलाह देना चाहते हैं आप? देखिए, मैं हाँ ये कहना चाहूँगा कि जो ओमिक्रॉन है, इसका जो डायग्नोसिस है वो जो है, ओमिक्रॉन का डायग्नोसिस होता है जीनोनिम सीक्वेंसिंग से होता है। लेकिन जीनोनिम सीक्वेंसिंग जो है, बड़ा अच्छा मैसेज आपको दे रहा हूं कि जीनोनिम सीक्वेंस जो है हमारे बहुत कम इंस्टीट्यूट्स में होता है इंडिया के अंदर। एक अभी जो स्टडी आई है, विदेशों ने जो किया है, जो विदेश में क्या किया है, हमारे RT-PCR लैब भारत सरकार की गाइडलाइंस की तरह से RT-PCR लैब हर मेडिकल कॉलेज में, हर बड़े अस्पतालों में, हर जगह प्राइवेट सेक्टर्स में बहुत खुले हुए हैं। तो इसको डायग्नोस करने का एक तरीका जो निकाला गया है विदेशों में, हमारी सरकार ने भी सबको माना हुआ है, वो ये होता है कि जब हम RT-PCR करते हैं, इसे डायग्नोस करते हैं, उसमें क्या होता है कि जो क्या आपका स्पेसिफिक जीन्स होते हैं, उसमें एक तो होता है स्पाइक जीन, उसको कहते हैं S जीन, दूसरा होता है इन्वोलप्ड जीन E जीन, एंड थर्ड होता है न्यूक्लियोकैप्सिड N जीन। तो ये सारे जीन जब होते हैं तब हम कहते हैं कोविड पॉजिटिव हो गया। अब आप वही RT-PCR लैब अगर डायग्नोस करती है तो उसके पास अगर E जीन्स आ रहा है, N जीन्स आ रहा है और S जीन नहीं आ रहा है उसके अंदर, उसको बोलते हैं S जीन ड्रॉप आउट, तो तुरंत समझ लीजिए कि मतलब ये जो है आपका ओमिक्रॉन आ गया। भले ही उसके सैंपल को दोबारा हम भेज रहे हैं जाकर के जीनोनिम सीक्वेंसिंग के लिए अपनी एडवांस लैब के अंदर, पर तब तक आप वो मरीज आपका समझ लीजिए स्क्रीनिंग टेस्ट है हमारे इसका RT-PCR का, तो इससे पब्लिक को अवेयर होना चाहिए। हमारी डोज की जरूरत है। ये हमने बताया कि ये हमारे RT-PCR जो कि जिनके पास जीनोनिम सीक्वेंस की सुविधा नहीं है, वो अगर उनके पास S स्पाइक जीन एब्सेंट हो रहा है और E जीन और N जीन प्रेजेंट है उस टेस्ट के अंदर, तो ये मान के चलिए कि वो ओमिक्रॉन है। भले ही उस सैंपल को आप भेज रहे हैं जीनोनिम सीक्वेंसिंग के लिए, तब तक के लिए आप उसको कैप्चर करें, ये हमारा ओमिक्रॉन का आदमी है। बहुत बहुत शुक्रिया। अभी आपने जो बूस्टर डोज की बात करी, देखिए बूस्टर डोज मेरा, चूंकि सरकार का अभी इस पर कोई कमेंट नहीं है, मेरी व्यक्तिगत राय है। व्यक्तिगत राय ये है कि बूस्टर डोज होनी चाहिए। और यहां मैं दो बात कहना चाहूंगा। पहली बात तो बूस्टर डोज में उन लोगों को चुनना चाहिए जो कि मोर देन 45 हो गए, पहले उनको लगाएं, वो क्योंकि खतरे की घंटी है उनके पास। उसके बाद सरकार जो है 45 से पहले वालों को दे दे, राइट। तीसरा एक इंपॉर्टेंट पॉइंट कहना चाहूंगा कि अभी स्टडी निकली है कि जो कोवैक्सीन है, मैं किसी पर्टिकुलर वैक्सीन के बारे में बात नहीं करना चाहता हूं, पर मैं कहना चाहता हूं कि कोवैक्सीन जो है हमारी डेड वैक्सीन है। तो डेड वैक्सीन जब बॉडी में लगाते हैं तो उससे जो होती है सेलुलर इम्यूनिटी बहुत बढ़ती है। जब सेलुलर इम्यूनिटी बहुत बढ़ती है तो सब मैंने बताया था पहले आपको, सेलुलर इम्यूनिटी बढ़ने से उस बॉडी में जो होती है एक मेमोरी होती है। तो उस मेमोरी से तो क्या होता है कि वो आदमी में वायरस जाएगा नया वाला, तो फटाक से उसको कैच करने की क्षमता रखेगा, उसको रोक लेगा अपने अंदर। तो अब ये
यहां मैंने ये बात क्यों कही, अगर डेड वैक्सीन कोई सा भी हो, चाहे कोवैक्सीन हो चाहे कोई अदर हो, तो उसको लगाना चाहिए। तो हम ये कहना चाहेंगे क्रॉस वैक्सीन करिए। अगर किसी को कोवैक्सीन लगा है तो कोविशील्ड लगाए हैं हम बूस्टर में, कोविशील्ड लगा है तो हम कोवैक्सीन की डोज दें। जैसा कि हमारे विदेश अमेरिका में ऐसा हो रहा है कि जो बूस्टर डोज है वो डिफरेंट दी जा रही है। ये मेरा एक मैसेज है, ये मेरा पर्सनल राय है। सरकार जब हमको गाइडलाइंस देगी, हमें चीज़ों को देगी, हम उसको पालन करेंगे। लेकिन बीइंग ए साइंटिस्ट, बीइंग ए डॉक्टर, मेरा पर्सनल ओपिनियन है, क्योंकि जो कि विदेशों की रिपोर्ट के अनुसार आधारित है, हमको बूस्टर डोज होनी चाहिए। अगर हम लोग, सरकार आज्ञा देगी, उसके लिए हम लोग तैयार हैं। जैसे ही आज्ञा मिलेगी हम लोग देने को तैयार हैं, पर विदेशों में ये दी जा रही है। और आई रिकमेंड कि ये देने से हमारी इस मरीज चीज़ों को रोकने की क्षमता बढ़ेगी। बहुत अच्छी एडवाइस की है, बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर BS तोमर साहब। आप सुन रहे थे, आप हार्वर्ड से MBBS किया है, टॉपर हैं वहाँ से, यूनिवर्सिटी को टॉप किया है और लंबे वक्त से भारत के मशहूर बच्चों के डॉक्टर हैं। कोविड काल के दौरान बहुत ज़्यादा इन्होंने काम किया है, अवेयरनेस से कैंपेन से लेकर तमाम तरह के जो यहाँ पर मरीज थे उनके देखने के लिए पूरी डॉक्टर्स की टीम रात दिन यहाँ पर काम करती थी। और जो पॉइंट्स इन्होंने दिए हैं, मुझे लगता है कि जितने परिवार इस वक्त न्यूज़ इंडिया को देख रहे हैं, जिनके जहन में सवाल थे बच्चों से लेकर ओमिक्रॉन से लेकर या कोविड के अलग अलग जो वेरिएंट हमारे हिंदुस्तान में आ रहे हैं, उससे बचने का सबसे बड़ा जो उपाय बताया है कि 2 गज की दूरी, मास्क बेहद ज़रूरी, और आप कोविड के नियमों का पालन कीजिए, वैक्सीनेशन कीजिए, अपना और अपने परिवार वालों का ख्याल रखिए। फिलहाल हमारी इस खास पेशकश में इतना ही। बाकी खबरों के लिए आप बने रहिए न्यूज़ इंडिया के साथ। मैं हम ही कर रहे हैं। अरे रिमोट नहीं मिला, रिमोट तुम्हारा नहीं है क्या सर? लेकिन कह रहा हूँ रिमोट गायब है, रिमोट नहीं।
स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ अनुज श्रीवास्तव। और किसानों ने आज बैठक की है, बातचीत की है, चर्चा की है, उसके बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस की जा रही है। सीधे आपको ले चलते हैं। फैसला करेंगे ये कि जब तक केस वापस नहीं होते तब तक ये मोर्चा यहाँ से नहीं जाएगा। एक साफ बात। दूसरी बात, जितने भी चर्चे हैं बिजली बिल 2020 का और पराली वाला प्रदूषण का और केसेस की वापसी की और उसका जो 700 शहीद हुए उनकी कंपनसेशन की, जितनी पेंडिंग बातें हैं जैसे लेखमपुर वाली घटना, ये सारी की सारी जितनी सरकार ने मान ली, इनके ऊपर क्या अमलदारी है सरकार की। जो सरकार मानेगी वो लिखती रूप में हमारे पास आएगी। इस बात की प्रपोजल हमारी कमेटी ने हमने उधर तय किया भी ऐसी रखें कि सरकार कल को ऐसा ना हो, कोई लिखत है नहीं हमारे पास, कोई सबूत प्रूफ है नहीं, वो सरकार कुछ बातें कहकर वापस मुकर जाए। क्योंकि ऐसा होता है, जैसे वैसे तो एक लॉजिक ये है, जब आंदोलन के दौरान आंदोलन खत्म होगा, जिन बातों के ऊपर आंदोलन चलता था, उस आंदोलन दौरान जो केसेस होते हैं या केस डालते हैं, ऑटोमेटिक की पर्चे सरकार को रद्द करने चाहिए। पर ऐसा हुआ नहीं। पिछले सालों में ऐसा हुआ है कि पर्चे भी रद्द कर दिए, नहीं पर्चे रद्द नहीं किए, फिर केस वो मसला सुलझ गया, लेकिन पर्चे स्टैंड करके उसमें हमारे पंजाब में कई केसों में लोगों को सजा हुई है। इसलिए हमारे को ये पक्का इसका शक है कि ऐसा ना हो कि हम 3 कानून रिपील हो गए और बाकी छोटी मोटी बात के ऊपर सहमति होगी और हमारे केस स्टैंड करें। इस बात के लिए हमारी कमेटी ने फैसला किया है कि जब तक ये कानून, ये केस वापस होने की लिखती गारंटी हाथ में नहीं आ जाती, पूरा भरोसा नहीं बनता, तब तक हम यहाँ से नहीं जाएंगे। सब कहते हैं कि केंद्र ने कोई राबता कायम करने को पत्र नहीं भेजा। 5 मैंबरी कमेटी बनाई है कि किसान लीडर सरकार ਨਾਲ राबता करेंगे। देखो, पहला ये बात है, अभी चल रही है, सरकार को ये बोलने का था कि हम मसला तो भाई हल कर दें। भी आपके पास किसके साथ बात करें? अभी आपके जरिए बताना चाहते हैं कि हमारे राज्यपाल जी हैं, अशोक